आ रही होगी। यस, ठीक है। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्यों बताया क्वांटिटिव एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज कि अगर आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, देखिए सभी लोग क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो अगर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में अच्छा आपने कर लिया तो आपका जो स्कोर होता है वो काफी अच्छा हो सकता है, बिकॉज कि मोस्ट ऑफ द पीपल फील डिफिकल्टी इन दिस पॉइंट। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ आइडियाज देता हूँ। देखिए क्या हो गया, एक तो हम ट्रेडिशनल है कि हमारे पास क्वेश्चन रहेगा एंड देन वी हैव 4 ऑप्शंस, 1 2 3 4 या 5 ऑप्शंस भी होते हैं। ठीक है। तो हमें टिक करना है कि भाई कौन सा राइट है। तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड नॉर्मली, एंड देन उसके बाद हमने टिक किया कि भाई ये वाला क्वेश्चन राइट है। तो इस तरीके से तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे जनरली, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू सरवाइव, क्योंकि ये तो हर कोई कर रहा है। ठीक है कि ये क्वेश्चन है, आपको रफ शीट मिलती है पेपर में, पेपर आपके ऑनलाइन ही होते हैं। तो उसके बाद आप सॉल्व करके सोल्यूशन करते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर हमें कुछ ऐसा पता चल जाए कि आपने ये क्वेश्चन रीड किया एंड देयर आर ऑप्शंस, आपको बिना सॉल्व किए हुए पता चल जाए कि यही इसका आंसर है। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक आइडिया दूंगा कि किस तरीके से इस पर आप आगे काम कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि ये पूरे 10 to 12 आवर्स का लेक्चर होता है, बट फिर भी मैं उसको थोड़े पॉइंट्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स सी हियर, लाइक इफ आई से, मैंने छोटे छोटे नंबर्स लिखे। जैसे मैंने लिखा, जैसे इफ आई से 3 into 9, मैंने लिख दिया 6 into 9। ठीक है, 5 into 9। ठीक है, कुछ भी ऐसे नंबर्स मैंने लिख दिया। अब अगर मैं ये करूंगा तो 9 3 जा 27, आप बोलोगे बोलोगे कि ये तो 54 हो गया एंड दिस इज 45। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोल दिया, सपोज करिए मैंने बोल दिया 3 + 9। ठीक है, तो मैंने बोल दिया 6 + 9, मैंने बोल दिया 5 + 9। ठीक है, तो ये भी बड़ा सिंपल सा है। 9 3 12 आपने किया एंड 9 6 15 आपने किया एंड 9 5 14 आपने कर दिया। ठीक है। अब मैं इससे थोड़ा सा आपको एक पॉइंट दिखाऊंगा, ऑब्जर्वेशन करना है आपको। ठीक है, आप मेंटली यहीं रहेंगे तो आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये देखिए, ये जो 27 है ना, इसके डिजिट्स का जब मैं सम कर रहा हूँ तो 7 + 2 हमें मिल रहा है 9। यहाँ पर जब डिजिट्स का सम कर रहा हूँ 5 + 4, तो ये मिल रहा है मुझे 9। यहाँ पर 4 + 5 हमें क्या मिल रहा है, 9। ठीक है, यहाँ पर आप डिजिट्स का सम करते हैं। 1 + 2 क्या मिला हमें, 3। यहाँ पर 5 + 1 किया तो क्या मिला, 6। यहाँ 4 + 1 किया तो क्या मिला, 5 मिला। तो ये देखिए, डिजिट्स का जब हम सम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन आपको करनी है। यही 9 आपको यहाँ पर मिल रहा है, यही 9 यहाँ पर भी मिल रहा है, यही 9 यहाँ पर भी मिल रहा है। ये 3 आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, दिस 6 इज हियर, दिस 5 इज हियर, राइट। अब आपको किससे कंपेयर करना है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखूं 3 × 0, तो आप बोलोगे कि सर ये तो 0 हो गया। या मैं ऐसे लिखूं 3 + 0, तो आप बोलोगे कि सर ये तो 3 हो गया। तो अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये 0 यहाँ पर भी आ रहा है, जस्ट लाइक ये 9 यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये 3 यहाँ पर आ रहा है, जस्ट लाइक ये वाला 3 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपने ऑब्जर्व किया कि 9 का जो बिहेवियर है ना, वो 0 की तरह हो रहा है। 9 इज एक्टिंग लाइक 0। यहाँ से अगर हम एनालाइज करें इस चीज को, तो हमें दिखाई पड़ रहा है 9 इज एक्टिंग लाइक 0। ठीक है, देखिए आजकल ना एग्जाम का पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। अगर आपको नंबर सिस्टम, जो कि बुक में सही तरीके से लिखा नहीं होता है, नंबर सिस्टम, वो नंबर सिस्टम नहीं जो बुक में लिखा हुआ है कि इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या होते हैं, वो नहीं। ये भी एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर आपने देखा कि 9 को हमने 0 के इक्विवेलेंट कर लिया। 9 को 0 के इक्विवेलेंट करके हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा कैलकुलेशन का जो टाइमिंग होगा ना, वो स्पीड अप कर जाएगा और उससे हमारा बर्डन काफी कम हो जाता है। मैं अभी आपको ये चीज करके दिखाऊंगा। हमने यहाँ पर सिर्फ ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये 9 को 0 किस तरीके से, किस बिहाफ पे कर रहे हैं। ये किसी मैथमेटिशियन से नहीं कहना है कि 9 को 0 हम कंसीडर करते हैं। वी आर डूइंग जस्ट लाइक यू नो फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन पर्पज, क्योंकि हमें सिर्फ मैथ्स के सेक्शंस नहीं करने होते पेपर में, हमें वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश का भी करना होता है, हमें रीजनिंग का करना होता है, डीआई के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो इतना इजी भी नहीं होता है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है अगर हम सिस्टम से मूव कर रहे हैं।
सो वी आर गोइंग टू कंसीडर कि 9 को हम 0 के इक्विवेलेंट मानेंगे और इसी बिहाफ पर हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कि ये मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसमें मेरा मोटिव क्या है कहने का, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, आप अरिथमेटिक के 30 टू 40 क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया कि ये पूरा लेक्चर 10 टू 15 आवर्स का रहता है, लेकिन उसके मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए कुछ एक छोटा-सा मैं कैलकुलेशन यहाँ पर लिखता हूँ पहले, ठीक है? क्योंकि देखिए अब बाकी चीज़ें अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ही करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है? आप 30-50 तक का टेबल तो नहीं याद कर सकते ना। सो लेट मी राइट सम सिंपल थिंग, ठीक है? बट ये मैं कैलकुलेशन के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैंने बताया कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है? किसी भी टॉपिक में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि ये आपको मल्टीप्लाई करना था लास्ट में, आप कैलकुलेशन करते हुए आए और लास्ट में ये मल्टीप्लाई करना था आपको और फिर उसके बाद से हमें ऑप्शंस दिए थे। फर्स्ट ऑप्शन सपोज़ करिए आई एम राइटिंग हियर 3, 4, 5, 2 3, 4, 5, 2, 4, 6 फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिख दिया सपोज़ करिए। फिर मैंने लिख दिया 3, 4, 5, 2, 2, 6 फिर मैंने लिख दिया थर्ड ऑप्शन 3, 4, 5, 2, 1, 6 फिर मैंने लिख दिया फोर्थ ऑप्शन 3, 4, 5, 2, 3, 6 ठीक है? दीज़ आर द ऑप्शंस। अब देखिए एक तो तरीका है कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? इसमें कई लोग होते हैं वैदिक मैथ वगैरह भी अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो हम उस तरफ नहीं जाएँगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जैसे हमने ऊपर की तरफ देखा था कि हमने डिजिट्स के सम को क्या किया था? ऐड किया था यानी डिजिटल सम किया था, ठीक है? तो यहाँ पर भी हम वही डिजिटल सम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी दिस 58 तो 58 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बिकॉज़ कि आप सभी लोग अभी डेमो ले रहे हैं। तो 5 प्लस 8 ये हो जाएगा 13 तो 1 प्लस 3 किया तो 4 तो इस 58 के जगह पर मैंने 4 लिख दिया इनटू अभी देखा था हमने 9 को क्या हमने इक्विवेलेंट कर लिया है 0 यानी कि जहां पर भी 9 मिलेगा वो 0 हो जाएगा अपने लिए ठीक है तो ये देखिए ये 9 0 हो गया तो यहाँ पर हमें सिर्फ 6 मिला फिर यहाँ पर देखिए 6 प्लस 2 है तो 8 हो जाएगा तो जो कैलकुलेशन हमारे पास 58 इंटू 96 इंटू 62 था वो हमारे पास अब 4 इंटू 6 इंटू 8 इस तरीके से हो चुका है नाउ नाउ व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व ये देखिए 4 6 या 24 हो गया इंटू 8 हो गया फिर से हम 24 का टेबल नहीं यूज करेंगे यहाँ पर फिर से 4 एंड 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा 6 8 जा 48 हो जाएगा एंड 48 में 8 प्लस 4 किया तो 12 आएगा एंड 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 आएगा ठीक है यहाँ पे फिर भी मैं लंबे तरीके से लिख रहा हूँ बिकॉज कि आप सभी लोग नए हैं हमारे लिए और हम आपके लिए न्यू हैं ठीक है लेकिन इस तरीके से नहीं करना इसमें और भी चीजें हैं जो आपको बताई जाती है क्योंकि एवरी क्वेश्चन रन्स ऑन सम जुगाड़ वो जुगाड़ आपको पता होना चाहिए कि किस जुगाड़ मेथड से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमने कुछ किया नहीं डिजिट्स के सम को ऐड करते चले गए हैं और जहां पे 9 मिल रहा है वहां पे हम जीरो कर रहे हैं ठीक है तो हमें 3 मिल गया यानी कि इसका डिजिटल सम जब हमने निकाला तो ये मिल गया हमें 3 तो अब हम देख लेंगे कि इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में डिजिटल सम 3 है और वही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है ऐसे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं लाइक इफ यू सी कि ये 5.4 9 हो जाएगा ना जब इनको ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा तो ये 0 हो गया एंड दिस इज 6 एंड 3 9 ये भी 0 हो गया तो ये 4 एंड 2 हमारे पास क्या हो गया 6 हो गया यहाँ पे 5 4 9 0 हो गया 6 एंड 3 9 0 हो गया एंड 2 क्या हो जाएगा 4 हो गया यहाँ पे देखो 5 4 9 0 हो गया 6 एंड 3 9 0 हो गया एंड 2 एंड 1 कितना हो गया 3 हो गया यहाँ पे देखो 5 4 9 0 हो गया 6 एंड 3 9 तो 3 एंड 2 मिल के ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा तो आपने देखा कि इसका डिजिटल सम 3 आया था और इस थर्ड वाले ऑप्शन का ही डिजिटल सम 3 है तो दिस इज द आंसर दिस इज द आंसर ठीक है अब मैंने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है आपको इस तरीके से राइटिंग भी नहीं करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए पहले मुझे बेसिक्स सिखाने पड़ते हैं 10 टू 12 आवर्स का लेक्चर होता है बट फिर भी मैंने एक आपको आइडिया जरूर दे दिया कि ये इस तरीके से चीजें हो रही हैं कि इसमें 9 को जीरो कर रहे हैं और 9 को जीरो करने का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है कि 9 को मैं जीरो क्यों बोल रहा हूँ हालांकि ये किसी मैथमेटिशियन से बोलेंगे तो वो नहीं एग्री करेगा लेकिन ये एक जुगाड़ मेथड है जो हमको ऑप्शंस में डायरेक्टली टिक करने में
हेल्प करेगा, और सिर्फ कैलकुलेशन में नहीं करेगा, किसी भी टॉपिक में करेगा। ठीक है, हम ज्योमेट्री में तक इसको लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास प्रॉपर सेंस होना चाहिए। मैं एक और क्वेश्चन इस पे कंसीडर करूंगा, फिर हम किसी दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को वॉइस आ रही होगी। ठीक है, सूरज, हंसता, अश्विनी, रिंकी। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे राइटिंग कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्यूरियोसिटी जनरेट हो, अगर आपको ये नहीं पता था। और नहीं, अगर पता था आपको तो मेरे पास और भी चीजें हैं। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। प्लस सपोज करिए 22 है। ठीक है, यहाँ पर सपोज करिए क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, इनटू। ठीक है, इनटू लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर 11। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है 57 572240। सेकेंड ऑप्शन हमें दे रखा है 435570। थर्ड ऑप्शन इज गिवन 366520। 366520। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 454127। ठीक है, ये सब ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब एक तो हमारे पास है ट्रेडिशनली कि हम मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे या वैदिक मैथ लगा देंगे। ठीक है, तो भी आंसर आएगा ही, ऑफकोर्स आंसर आएगा। लेकिन सिर्फ ऐसे ही अगर हम 5 to 6 क्वेश्चन में टायर्ड हो गए तो हमारी एनर्जी का लेवल डाउन हो जाता है। फिर हम समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन से लोग हैं जो स्कोर करके आते हैं पेपर में। ठीक है, तो अपने एनर्जी को कंटेन करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं है कि आपके अंदर स्किल है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं तो आपका स्कोर अच्छा ही आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि डिजिट्स का हम सम कर रहे हैं और जहां पे 9 मिल रहा है उसको जीरो कंसीडर करेंगे, जहां पे 9 मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं 5 and 2 7 हो जाएगा, एंड ये तो जीरो है, तो ये 7 and 5 + 12 हो जाएगा, एंड 1 + 2 करेंगे तो 3। तो इसका डिजिटल सम हमारे पास 3 हो गया। और ये देखिए 1 and 1 2, तो ये लिखा है बेसिकली 3 × 2, एंड 3 × 2 आप अच्छे से समझते हो 6 होता है। माइनस कर दिया। ये देखिए 3 and 3 6, एंड 6 and 3 9, तो 9 का मतलब तो जीरो होता है। और जीरो से किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आएगा, तो ये जीरो लिख दिया। यहाँ 2 and 2 हमारे पास हो गया 4, इज इक्वल टू ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पर x सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और ये 1 and 1 मिलके 2 हो गया। तो बेसिकली 6 + 4 हमारे पास 10 हो गया, इज इक्वल टू x × 2। तो अब हमें ये कंसीडर करना है कि इस x के जगह पर हम क्या वैल्यू पुट करें। इस x के जगह पर हम कौन सी वैल्यू पुट करें। तो आपको 2 का टेबल आता होगा, 2 5 या क्या होता है 10, तो x की वैल्यू 5 है हमारे पास, क्योंकि यहाँ 10 लिखा हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें किसमें डिजिटल सम हमारे पास 5 मिल रहा है, क्योंकि x की वैल्यू तो 5 आई है और यही अननोन वैल्यू थी, तो हमको इसी को फाइंड आउट करना था। राइट, सो लेट्स मूव ऑन। 7 and 2 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, यहाँ से हमें 2 मिल रहा है, जबकि हमें चाहिए था 5, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये आंसर नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। जैसे ये देखिए 4 and 3 7 हो गया, प्लीज पे अटेंशन टू बोर्ड। ठीक है, आपका ब्रेन यहीं पर रहेगा तो मेरी बात समझ में आएगी। फिजिकली नहीं, आप मेंटली यहाँ प्रेजेंस रहें। 4 and 3 7 हो गया, और इस 5 से अगर मैं 2 इस तरफ ट्रांसफर कर दूं, 4 3 7 and 2 9, तो इसके पास 3 बचेगा एक्स्ट्रा में, एंड 5 and 3 8 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर 6 आएगा। मैं इधर राइटिंग भी कर दे रहा हूँ, ये मैंने क्या किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा, एक तो हो गया कि आप डायरेक्टली इसको ऐड कर लो। ठीक है, लेकिन अब डायरेक्ट ऐड करेंगे तो फिर से नंबर्स बड़े होने लगेंगे, और हमको नंबर छोटा ही तो करना है। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये 4 and 3 तो 7 हो गया, और इस 5 से अगर मैं 2 इसमें मिला दूं तो इसके पास एक्स्ट्रा बचेगा 3, क्योंकि 3 + 2 5 होता है। तो ये 7 to 9 ये तो जीरो हो गया, तो इसके पास 3 हुआ, और इस 5 से एसोसिएट करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इस 7 में 6 एक्स्ट्रा और 1 एक्स्ट्रा, तो 8 + 1 9, ये भी जीरो, तो ये सब कैंसिल हो गए, सिर्फ 6 बचा हमारे पास, तो वो 6 हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो 6 + 3 9 यहाँ पर भी हो गया, और ये देखिए 6 + 5 11 हो जाएगा। 11 9 से कितना एक्स्ट्रा है 2, तो 2 2 जा 4 हो रहा है। यहाँ पे 4 मिल गया, यहाँ 5 4 9 एंड 7 2 9, तो 4 + 1 यहाँ से 5 मिल रहा है हमें। तो जब आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो आपको यही ऑप्शन नंबर 4 दिखेगा कि जो इसका आंसर है, क्योंकि इसका डिजिटल सम भी हमें
5 मिल रहा है और 5 इसका भी डिजिटल सम है, 5 उसका भी डिजिटल सम है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 5 हुआ। तो ये तो मैं आपको छोटे-छोटे अरिथमेटिक ऑपरेशंस दिखा रहा हूँ कि देखिए ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है? बेसिकली इसका वर्क कहाँ पर रहता है सॉरी लाइक इफ आई से कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप करते हो, अगर आपने किसी बुक से पढ़ा हो, ठीक है? जैसे मार्केट में मैथ्स के जो अच्छे बुक्स हैं, जैसे क्वांटम कैट हो गया, ठीक है? या लोग आर.एस. अग्रवाल, जनरली नए बच्चे आर.एस. अग्रवाल वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है? या कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, ठीक है? तो वो आपको यही बताते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ढेर सारे फार्मूले लिखे हुए हैं एंड यू हैव टू अप्लाई वो पावर्स वाले फार्मूले हैं, ठीक है? अब सोचो पावर्स वगैरह पे कैलकुलेशन कौन करता है? अब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और कंपटीशन देने जा रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तब तो फिर हो गया आपका सिलेक्शन। आज के ज़माने में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करता है, सब कुछ जुगाड़ से चल रहा है, आपको भी वो जुगाड़ सब सीखना होगा, ठीक है? आई होप कि आप सभी लोग को मेरी वॉइस आ रही होगी, ठीक है? कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होने पर आप फिर से जॉइन कर लेंगे गूगल क्रोम में, किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? कि आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो या कुछ भी, ठीक है? फालतू का जो भी होता है, ठीक है? मैं कुछ और क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, ये तो एक पॉइंट था, लेट मी अपलोड सम क्वेश्चन, ठीक है? उससे आपको आइडिया भी लगेगा ये किस तरीके से टीच करते हैं और काफ़ी सारी आइडियाज़ लगेंगे, ठीक है? ये हमारे पास क्वेश्चंस का सेट आपको दिख रहा होगा, ठीक है? मैंने छोटे-छोटे क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं, बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है? हालाँकि इन क्वेश्चंस से आपको आइडिया ज़रूर लग जाएगा, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, तो आप कट करके फिर से जॉइन कर लीजिए, गूगल क्रोम में जॉइन करिए, ठीक है? क्योंकि वो ब्राउज़र आप सब लोग को पता है काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर ब्राउज़र्स, ठीक है? चाहे आप मोबाइल में हो, लैपटॉप में हो, डेस्कटॉप में हो, ठीक है? हर तरीके से आप जॉइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि आजकल पेट्रोल की प्राइस काफ़ी बढ़ गई है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है? देखिए क्या होता है कि ये हमारा एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ करती है, ठीक है? जब भी किसी चीज़ की होपफुली आप सभी लोग को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में लिखा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ इंक्रीज़्ड बाय 25% बाय हाउ मच परसेंट? A car owner should reduce his consumption of petrol so that the expenditure on petrol would not be increased, ठीक है? अगर आपने खुद से कभी पढ़ाई की होगी, ठीक है? तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही लिखा होता है, ठीक है? परसेंटेज वाले चैप्टर में पहला क्वेश्चन होता है। हालाँकि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं जिसमें फार्मूले होते हैं और वो फार्मूले में आप वैल्यू पुट करते हो और आंसर मिल जाता है। तो बेसिकली अब वो ज़माना नहीं रहा कि आपको बुक के क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आएँगे और आप कर लेंगे, ठीक है? अब आपको समझना होगा एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5 टू 10 मेथड्स होते हैं और आपको वो सारे सीखने होंगे। हालाँकि सीखने के बाद ये कन्फर्म रहता है कि आप अच्छा स्कोर तो करोगे ही करोगे, आप किसी भी पेपर में 98% प्लस में स्कोर कर सकते हो। और उतने पर तो आपकी मेरिट बहुत आगे चली जाएगी। तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि प्राइस जब हमारा इंक्रीज़ करता है, तो हम उसका कंज़म्पशन क्या करते हैं? डिक्रीज़ कर देते हैं। जब प्राइस हमारा इंक्रीज़ करता है, तो हम उसका कंज़म्पशन डिक्रीज़ कर देते हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमको लगती है वो चीज़ बहुत ही महँगी है, ठीक है? लेकिन अगले दिन अगर प्राइस जो है डिक्रीज़ कर जाए, तो हम कहते हैं आज तो वो चीज़ सस्ती हो गई है तो कंज़म्पशन हम उसका क्या करेंगे? इंक्रीज़ कर देंगे। ये हम सबका नेचर होता है, ठीक है? अगर आप अंबानीज़ के घर में हो या नॉर्मल फैमिली में हम जैसे लोग हैं, ठीक है? तो हम सभी लोग का नेचर है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो हम कंज़म्पशन उसका डिक्रीज़ कर लेंगे, प्राइस डिक्रीज़ करेगा तो कंज़म्पशन ज़्यादा करेंगे। इसी बात का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, कहीं पे किसी फ़ॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है? और आप पढ़ने लगते हो मैथ्स। यही फ़र्क पड़ता है एक अच्छे स्टूडेंट में और एक नॉर्मल स्टूडेंट में, ठीक है? कि आपको मैथ्स नहीं करना था, आपको एप्टीट्यूड सीखना था। बिकॉज़ यू कांट सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द मार्केट। इतने सारे बुक्स हैं, इतने अजीब-अजीब लाइक टाइप से लोग सजेशंस करते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया कि प्राइस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, ठीक है? तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 25% से प्राइस इंक्रीज़ कर रही है, तो इसमें हम क्लास फर्स्ट और सेकंड की मैथ लगाएँगे।
25% की बेसिकली जो वैल्यू होती है वो होता है 1/4। कैसे? जब आप 25 आउट ऑफ 100 करोगे, ठीक है? परसेंट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। तो 25 4 जा 100 ही होता है, तो 1/4 हो गया। यहाँ से समझने वाली बात ये है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन, यही तो हमारा क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर होता है। और शायद मार्केट में जाकर के वेजिटेबल्स हुआ, फ्रूट्स हुआ, आप सब लोगों ने परचेज किया होगा। तो जितना प्राइस होता है, जितना केजी आप परचेज करते हो, वही आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। इसके लिए अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये कंपेयर करने के लिए ही तो होता है ना। तो प्राइस पहले हमारी 4 रुपीज थी, लेट कर लिया हमने इस रेशियो से। परसेंट का मतलब रेशियो, ये सब एक ही चीज है। परसेंट, रेशियो, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब एक ही टॉपिक होता है, बुक में अलग अलग लिखा होता है। तो ये प्राइस 4 रुपीज है और अब प्राइस हमारी इंक्रीज कर गई है। प्लीज पे अटेंशन हियर। 4 से अब प्राइस हमारी +1 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 रुपीज हो गया। तो अब ये देखिए 4 से 1 इंक्रीज किया है ना, तो दैट इज 25% का इंक्रीमेंट। ये 25% का इंक्रीमेंट हो गया। तो कंजम्पशन में अभी आपने देखा कि प्राइस और कंजम्पशन अपोजिट रिलेशन रखते हैं। तो आई कैन सी कि इस 5 को मैं इस तरफ और इस 4 को इस तरफ रखूं। तो यहाँ पर मैंने सपोज करिए 5 केजी लिख दिया, यहाँ 4 केजी लिख दिया। तो अब मेरा एक्सपेंडिचर देखिए कैसे है। 5 4 जा 20 रुपीज यहाँ पर लग रहा है मुझे, और यहाँ पर भी मुझे 5 4 जा 20 रुपीज लगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल वुड नॉट बी इंक्रीज। तो आप यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है पेट्रोल का, वो 20 रुपीज यहाँ पर भी है, 20 रुपीज यहाँ पर भी है। एक्सपेंडिचर मेरा इंक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन कंजम्पशन, पहले मैं 5 केजी लेता था, ठीक है? जब मेरे अच्छे दिन थे, 5 केजी ले रहा था। हमेशा कंपेयर अपने पास्ट से ही आप करते हो, इसीलिए इसको डिनोमिनेटर में लिखा मैंने। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ी, आपने 1 केजी का, 1 केजी कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? सपोज करिए पेट्रोल में है तो ये लीटर में रहेगा, ठीक है? तो 1 लीटर का हमने, उससे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लीटर की हमने यहाँ पर कमी कर दी, ठीक है? तो 1 लीटर की कमी कर दी हमने। 5 लीटर पे मैंने 1 लीटर की कमी कर दी। और टू कन्वर्ट इन परसेंट आई नीड टू मल्टीप्लाई विथ 100। तो 5 से जब मैं इसको करूंगा, 5 2 जा 10 एंड 5 0 टाइम 0, तो 20% मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है? ये तो हुआ लेंदी मेथड। ये मैंने लेंदी मेथड इसलिए बताया ना कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूं। जैसे जैसे आपने अगर खुद से कभी पढ़ा हो या सोचा हो, जैसे आज जब आप पढ़ते हो स्पीड, स्पीड पे क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है? तो अब आपको पता है कि अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो रही है तो मेरा टाइम डिक्रीज कर जाएगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। या मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरी स्पीड अच्छी है तो मेरे टाइम कम लगेंगे। लेकिन अगर मेरी स्पीड खराब हो चुकी है, मुझे स्पीड मेरी अच्छी नहीं है, तो मुझे डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगना है, ठीक है? तो यहाँ पर भी तो यही चीज हो रहा है जो प्राइस और कंजम्पशन में हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, वो पॉइंट हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए मैंने इसको इतने लंबे तरीके से आपसे डिस्कस किया है, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से एक तो हमने करके आंसर निकाल लिया कि 20% है। लेकिन अगर मुझे किसी बड़े क्वेश्चन में यही चीज लिखी गई हो, तो हम इतना टाइम नहीं लेंगे सोचने के लिए। हम इस तरीके से सोचेंगे, जैसे हम ये सोचेंगे कि 100 रुपीज का मैं स्टार्टिंग में कुछ लीटर पेट्रोल ले रहा था। मालूम नहीं है कितने लीटर पेट्रोल ले रहा था, लेकिन 100 रुपीज का मैं ले रहा था। एंड आई वॉज हैप्पी, ठीक है? फिर गवर्नमेंट आई, ठीक है? मान लीजिए गवर्नमेंट बदल गई और गवर्नमेंट ने प्राइस को बढ़ाकर कितना कर दिया? 125 रुपीज कर दिया। तो ये देखिए, ये जो 25% है ना, ये इंक्रीज होकर के कितना हो गया है? 125 रुपीज हो गया। उतने ही पेट्रोल के लिए अब 125 रुपीज दे रहे हो। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी कांट अफोर्ड दिस, ठीक है? वो चाहेगा कि भाई मैं 125 नहीं दे सकता, भले से मुझे कुछ पेट्रोल कम मिले। तो वो वापस से चाहता है कि मैं 100 का ही लूंगा, चाहे तो मुझे पेट्रोल कम ही मिले तो क्या। तो इस 125 से हम 25 रुपीज माइनस करेंगे, तभी तो 100 पे पहुंचेंगे। तो इस 125 से आपने 25 माइनस किया, तो 25 बन जाए 25 एंड 25 5 जाए 1/5 हमें मिला। और 1/5 इज नथिंग बट द सेम थिंग। फिर से 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20% आएगा। तो जितना आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा, ठीक है, रेजिलियंस पावर अच्छा रहेगा, विल पावर अच्छा रहेगा, उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को किक करोगे, ठीक है? अदरवाइज अगर आपका प्रोसेसर गर्म होगा,
ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे मेमोरी पे उसका फ़र्क पड़ता है प्रोसेसिंग पर और हमारा प्रोसेसर गरम हो जाएगा तो रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा कूल रहना होता है, ठीक है? ये बहुत ही बेसिक लो लेवल का हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ठीक है? मैं इसी के बिहाफ़ पर एक अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आई होप कि आप इसको 50% तो समझ रहे होंगे। इन केस है ना कि जैसे पैराशूट प्लेयर की तरह मैंने आपको बताना शुरू कर दिया, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द गवर्नमेंट रेड्यूस्ड द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%, ठीक है? अब जब गवर्नमेंट प्राइस कम कर देगी ना, तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे? कंज्यूम करना ज़्यादा शुरू कर देंगे। कितना? 6.2 केजी मोर शुगर हमने परचेज़ करना शुरू कर दिया 837 रुपीज़ में, ठीक है? हमसे पूछा है द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी ऑफ शुगर, ये हमसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन को करने के आपके पास 4 टू 5 मेथड्स हैं। लेकिन बिकॉज़ कि मैंने अभी ऊपर ये मेथड डिस्कस किया आपसे, तो हम इसी मेथड से करेंगे, ठीक है? और ये क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक का है और एक प्रॉफिट लॉस भी बोल सकते हैं, परसेंटेज भी बोल सकते हैं। तो एक मतलब लो लेवल टू मॉडरेट लेवल का है, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी स्टार्टिंग के लिए सही है। तो ये 10% हमारे पास दिया हुआ है, 10% को हम 10/100 कहेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 1/10 यानी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई 1/10। तो गवर्नमेंट ने प्राइस को रिड्यूस किया है ना, तो हमारे पास क्या होता है? जैसे इस वाले में किया, ऐसे ही यहाँ पर भी कर रहे हैं। प्राइस और फिर हमारे पास होता है कंजम्पशन और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है? तो ये हम देख रहे हैं कि जो हमारी प्राइस है ना स्टार्टिंग में डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? उसी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? उसको मैथ की तरह मत ट्रीट करिए। जब तक आप मैथ को मैथ की तरह ट्रीट करेंगे, आपको हर जगह पेन चलाना पड़ेगा। हर चीज़ में आपको लगेगा कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये जो 10 है, ये 10 रुपीज़ मैंने लेट कर लिया कि पहले प्राइस थी। अब प्राइस मेरी 10 माइनस 1 अब मेरी प्राइस हो गई 9 रुपीज़, ठीक है? 10 रुपीज़ से मेरी प्राइस हो गई 9 रुपीज़। तो अगर मैं आइडियली क्या करता कि टोटल एक्सपेंडिचर को सेम रखना होता, तो मैं इन दोनों को रिवर्स कर देता। हालाँकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा है। इस 9 को यहाँ पर लिखता, इस 10 को यहाँ पर लिखता और ये केजी लगा देता और यहाँ पर भी केजी लगा देता। तो ये 9 केजी हो जाता और ये 10 केजी हो जाता। तो अब आप देखो कि जब प्राइस घटी है, ठीक है? प्लीज़ पे अटेंशन टू बोर्ड। जब प्राइस घटी है 10 से 9 हुआ है, तो हमने ज़्यादा परचेज़ करना शुरू कर दिया। कितना? 9 से 10 कितना केजी? 1 केजी एक्स्ट्रा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में तो बोला है 6.2 केजी एक्स्ट्रा। क्वेश्चन में बोला है 6.2 केजी एक्स्ट्रा। तो अब यही बात समझनी है। अगर आप ये बात समझ गए, तो आपने 40% अरिथमेटिक वाले पोर्शन का सिलेबस पूरा कर लिया है। कि हमने जब रेशियो के अकॉर्डिंग किया, ये परसेंट का मतलब रेशियो ही होता है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो ये 9 से जब हमने 10 केजी किया, तो 1 केजी हमें एक्स्ट्रा परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 6.2 केजी परचेज़ कर रहे हैं। तो 1 इज़ नथिंग बट इन द रियल सेंस रियल डेटा में 1 क्या है? 6.2 है। तो अगर 1 रियल में 6.2 है, तो हमारा ये 10 क्योंकि रिड्यूस्ड प्राइस तो इसी तरफ आई है ना, यही तो रिड्यूस्ड है और उसी का कंजम्पशन यहाँ पर ये है। तो ये 10 हमारा रियल में कितना रहा होगा? तो 10 अगर 1 की वैल्यू 6.2 है, तो 10 की वैल्यू 62 केजी होगी कि नहीं? 6.2 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा? 62 केजी। तो ये हमारा 62 केजी है, ठीक है? अगर हमसे पूछता कि पहले कितना परचेज़ करते थे, तो 9 में उसी 6.2 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है? 9 6 जा ये 55.8 लिखता। 55.8 पहले था, ठीक है? जब मैं इसमें 6.2 केजी ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे 62 केजी मिल जा रहा है। तो अभी तो हमसे पूछा है कि रिड्यूस्ड प्राइस क्या है ना, तो रिड्यूस्ड प्राइस तो इस तरफ वाला ही है ना और इसमें कितना है 62 केजी है। तो 837 रुपए लेके गए थे और इसमें मैंने 62 केजी परचेज़ करके लाया, ठीक है? ठीक है? तो रुपीज़ पर केजी में जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे, 62 1 जा 62 तो 1 तो इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है? फिर 3 टाइम्स जाएगा तो 3 टाइम्स इसमें भी है, ठीक है? फिर 5 टाइम्स जाएगा। ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी कि कैसे ये चीज़ मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है? हमने बताया कि एक होता है मेंटली प्रेशर डाल के आप 62 का टेबल करो या कुछ भी ऐसा आइडिया लगा करके, ठीक है? एक होता है कि कुछ बातें हैं, जो मैं आपसे तुरंत नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि वो दैट विल लीड्स टू कन्फ्यूजन, ठीक है?
क्योंकि आपको घंटे 1.5 घंटे के डेमो में आपको ना तो आपको कुछ पता चलेगा, ना मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ आइडियली। ठीक है, तो आप रिव्यूज वगैरह भी चेक करेंगे। और ये देखिए मेरा जो सिस्टम है ये गूगल हैंगआउट और जूम की तरह बकवास नहीं है, इसमें और भी फीचर्स हैं, बट मैंने वो फीचर्स अभी ऑफ कर रखे हैं। उसमें कभी लगेगा ही नहीं, आपको बिल्कुल लगेगा कि आप मुझसे पर्सनली टीच लर्न कर रहे हो। ठीक है, हम किसी दूसरे पॉइंट पर आते हैं। मैंने ये एक छोटा सा क्वेश्चन ये रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन काफी छोटा है एंड आई होप कि आपको दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है, और गूगल क्रोम में ही ओपन करिए। गूगल क्रोम अच्छा ब्राउजर होता है, ठीक है, कंपेयर टू अदर्स। देखिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ ट्रेन अप्रोचेज अ टनल ए बी। ठीक है, तो मैं ऐसा एक टनल बना रहा हूँ, आप इस पे अटेंशन पे करिएगा। हालांकि आप टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पढ़े हुए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से 90% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट ही है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, एक हमको ऐसे दिया हुआ है, ये बेसिकली कैट 17 और एस बी आई पी ओ 18 में आया हुआ है। ठीक है, इस एग्जाम का ही क्वेश्चन है ऐसा लगा मुझे। 3/8 का मतलब उसी पेपर से है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेन अप्रोचेज अ टनल ए बी। ठीक है, तो एक हमारे पास हम टनल बना लेते हैं ए बी समझने के लिए। Inside the tunnel is a cat located at a point that is 3/8 of the distance AB measured from the entrance A. तो entrance A से 3/8 के पोजीशन पर एक कैट लोकेटेड है, खड़ी होगी, बैठी होगी, जो भी है। ठीक है, तो आप इस बात को समझो, मैथ में क्या हुआ कि 3/8 का मतलब हो गया कि ये जो टोटल टनल का डिस्टेंस है ना, ये 8 यूनिट है। ये 8 किलोमीटर भी हो सकता है, 8 मीटर भी हो सकता है। तो हम मान ले रहे हैं 8 मीटर। ठीक है, समझने के लिए सिर्फ। और कैट स्टार्टिंग वाले पॉइंट से 3 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर कैट है। यहाँ पर कैट है हमारे पास, ये 3 मीटर के पॉइंट पर है। ठीक है, 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये हमारे पास है, कैट यहाँ पर है। इतनी चीज आपके ब्रेन में आनी चाहिए जब आप इतना पढ़े। ठीक है, व्हेन द ट्रेन विसल्स। ठीक है, तो ट्रेन जो है, बिकॉज कि ये ए बी टनल है ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से बी ही जाता है, तो ट्रेन हमारा यहाँ बाहर कहीं पर है, सपोज करिए यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रेन इस तरफ मूव करेगी, ऐसा है सिचुएशन। ठीक है, अब क्या हुआ, ट्रेन यहाँ पर है। ठीक है, ट्रेन यहाँ पर है बिकॉज कि ए बी का पैटर्न है कि यहीं से ट्रेन मूव करेगी इस तरफ। ठीक है, अब देखिए क्या सिचुएशन है, व्हेन द ट्रेन विसल। ठीक है, जब ट्रेन में सीटी बजती है, द कैट रन्स। ठीक है, अब कैट बिल्कुल डर जाएगी, वो टनल के अंदर है, टनल के अंदर अंधेरा भी रहेगा कैट के लिए, क्योंकि ठीक है, इफ द कैट मूव्स टू द एंट्रेंस ऑफ द टनल ए। ठीक है, इफ द कैट मूव्स टू द एंट्रेंस ऑफ द टनल ए, यानी कि कैट यहां से अगर वो मूव करना चाहती है टनल ए के एंट्रेंस पर, भागना चाहती है, जैसे ट्रेन ने विसल किया, तो द ट्रेन कैचेज द कैट एग्जैक्टली एट द एंट्रेंस। तो ट्रेन बाहर से आके इसको यहाँ पर कैच कर लेगी। ठीक है, यहाँ पर आकर के कैच कर लेगी। तो एक चीज आपने देखा होगा कि इस पूरे लाइन में आपको क्या समझना है कि टाइम सेम है। टाइम किस चीज का सेम है, जितने टाइम में कैट यहां से रन करके ना ये पॉइंट पर पहुंच रही है, ट्रेन भी बाहर से रन करके इसी ये पॉइंट पर पहुंच रहा है। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। अब सेकंड सिनारियो में आते हैं कि अगर कैट ने, इफ द कैट मूव्स टू द एग्जिट बी। ठीक है, अब कैट अगर मूव कर रही है, एग्जिट बी की तरफ मूव करना चाहती है, तो द ट्रेन कैचेज द कैट एग्जैक्टली एट द एग्जिट। तो ट्रेन यहां से बाहर से ऐसे सोचिए आकर के, और फिर से इसको इसी पॉइंट पर कैच कर लेगी। तो दोनों केसेस में कैट का डेथ होना तो तय है। ठीक है, फिर हमसे क्या पूछा है, the speed of the train is greater than the speed of the cat by what order। तो ये what order से कंफ्यूज नहीं होंगे, ये रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, व्हाट ऑर्डर का मतलब कंपेयर, तो जब कंपेयर कर रहे हैं तो उसका मतलब रेशियो ही हुआ। ठीक है,
तो अब हमारे पास 2 सिनेरियो हैं, एक तो कैट ए की तरफ रन कर रही है और एक कैट बी की तरफ रन कर रही है और इसी के बिहाफ पर हमें बताना है, ठीक है? तो मैं आपको एक छोटा-सा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं आप सभी लोग साइंस बैकग्राउंड से हो, लेकिन फिर भी इस चीज़ को समझने की कोशिश आप करोगे, ठीक है? कि जो ठीक है, क्या वॉइस नहीं आ रही है? आवाज़ तो आ रही है, ठीक है? वॉइस आ रही है। अश्विनी कैन यू कंफर्म मी क्या वॉइस नहीं आ रही है? आवाज़ तो आ रही है, मेरे तरफ तो सब कुछ सही है, ठीक है? कैन एनीबॉडी कंफर्म मी कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? कैन हियर, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ, ठीक है? मैं बता रहा था आपको कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने टाइम में कैट यहाँ से दौड़ते हुए आ रही है ए एंट्रेंस पे, ट्रेन भी बाहर से आके इसको कैच कर ले रही है, उतने ही टाइम में। इसका मतलब टाइमिंग सेम है। तो जब टाइम कांस्टेंट हो गया ना, तो स्पीड जो होता है वही डिस्टेंस हो जाता है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है? जब टाइम सेम हो गया, तो जो स्पीड का रेशियो होगा ना, अगर मैं इसे स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी लिखूँ ना, तो डिस्टेंस का भी रेशियो ए रेशियो बी ही होता है, ठीक है? इसी बात का ये आपसे चेक करना चाहते हैं कि क्या आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग इसका यूज करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है? कि जितने टाइम में कैट यहाँ से यहाँ पहुंची है ना, ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुंची है, ठीक है? और ये डिस्टेंस कितना कवर की है कैट? 3 मीटर। तो अगर मैं कैट को ए की तरफ नहीं बी की तरफ ऐसे ले जाऊं और मान लीजिए ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर का डिस्टेंस है, कैट को यहाँ पर ले जाऊं, ठीक है? तो जितने टाइम में कैट यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक आएगी ना, ट्रेन हमारा बाहर से ए पर आ जाएगा, क्योंकि टाइमिंग तो सेम थी, है कि नहीं? ट्रेन अभी यहाँ पर है और कैट यहाँ पर है, कैट यहाँ पर है और ट्रेन यहाँ पर है। अब देखते हैं क्या होता है। जितने टाइम में कैट ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि टोटल 8 मीटर था, जितने टाइम में कैट, यहाँ लिख रहा हूं मैं, कैट और ट्रेन, ठीक है? जितने टाइम में कैट ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, ट्रेन यहाँ पर है अभी, तो ट्रेन ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगी, क्योंकि बी पर भी तो उसको कैच ही करना था ना। तो उतने टाइम में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 8 मीटर का, और ये हमारा क्या है? डिस्टेंस है। ये 2 मीटर है, ये 8 मीटर है, टाइमिंग सेम है। तो जितने डिस्टेंस डिस्टेंस का रेशियो मिल गया, 2 मीटर और 8 मीटर, तो ये 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, तो 1:4 डिस्टेंस का है, तो स्पीड का भी रेशियो क्या होगा? 1:4 होगा, ठीक है? तो ये स्पीड का रेशियो हमें मिल गया। तो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द कैट बाय व्हाट ऑर्डर? तो ये देखिए कितना एक्स्ट्रा है, ट्रेन का स्पीड कितना है? +3 है कि नहीं है? तो ये 1:3 हमारा बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा कि कैट की स्पीड अगर 1 थी, तो ट्रेन की स्पीड कितना से एक्स्ट्रा ज़्यादा थी? तो वो 3 टाइम्स है। आप देख रहे हो कि एक्स्ट्रा में 3 है ना? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समटाइम्स वो आपसे ऐसा भी पूछते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए मैं इसी में पूछ लूँ कि ट्रेन की स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर्स है, ट्रेन की स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर्स है, तो कैट की स्पीड बताओ कितनी होगी? कैट की स्पीड हमारे पास कितनी होगी? तो ये जो 4 है ना, ये हमारे पास 40 दिया हुआ है, तो 4 10 जा है ना, तो ऐसे ही ये कैट की स्पीड भी 10 टाइम्स करेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। तो कई बार इस पे भी कुछ डेटा मैनिपुलेट करके आपसे नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि आइडियली कि दे वांट टू चेक कि ये टाइम कांस्टेंट है, ये बात आप समझते हो, या आप लेट कर लेते हो कि एक्स किलोमीटर का डिस्टेंस है या कुछ भी, ठीक है? देखिए एक्स वगैरह लेट करके अब हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, एवरीबॉडी वांट्स टू बी गेट अ गुड पोजीशन, तो बहुत टफ हो जाता है, ठीक है? तो हालांकि मैंने बताया कि ये सब तो एक पॉइंट है ना, हमारे पास कई सारे जुगाड़ मेथड्स रहेंगे, हम उन्हीं के बिहाफ पे करेंगे। बेसिकली लेट मी टेल यू कि हमारे पास इस टाइप से रहता है बेसिक, मॉडरेट एंड एडवांस बैचेस, ठीक है? तो हम बेसिक में आपके सिलेबस को 2 to 3 टाइम्स कवर करते हैं और इसमें टेस्ट भी लेते रहते हैं।
अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो हम आपको मॉडरेट बैच में शिफ्ट करते हैं। इसमें वन टाइम सिलेबस को कवर करेंगे। लेकिन जो मेथड मैं आपसे बताऊंगा ना, वो मेथड है आपको मतलब वही पर्सन बता सकता है जिसने डेप्थ में पढ़ा हो, ठीक है। सारे लोग नहीं बता पाएंगे। तो वो वन टाइम्स हम आपको फिर से टेस्ट लेंगे, और फिर जब आप इसमें अच्छा करते हो तो एडवांस बैच में हम ले जाते हैं। एडवांस बैच में आप हमारे हो ना, तो आपके अंदर से आपका जो एक होता है ना आत्मा की आवाज, मतलब जो आपका इनर वॉइस है, वो आपको बोल देगा कि आप जब पेपर देने जाओगे तो क्या होने वाला है। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा उसमें, आप जो है नॉर्मल स्टूडेंट नहीं रह जाएंगे। आपको लगेगा यू फील लाइक समथिंग स्पेशल, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम ट्रांजिशंस करते हैं ताकि जो हमारा रिकॉर्ड रहे, अगर आप रिव्यूज वगैरह भी चेक करेंगे तो आपको काफी अच्छा ही मिलेगा। एनीवे हम दूसरे पॉइंट्स पर चलते हैं। एंड आई होप कि रिंकी आपको वॉइस आ गई होगी, ठीक है। ये क्लासेस रिकॉर्ड भी होती हैं, और इस पे जो मैं राइटिंग कर रहा हूँ ये सब पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है हमें, ठीक है। मतलब काफी इजी रहता है, और कई सारे इंटरफेसिंग है जो मैंने अभी आप लोगों के लिए क्लोज कर रखा है। एक तो आप लोग अभी नए हैं, ठीक है, तो हमने सोचा कि पहले हम लोग सिलेबस के बारे में आइडिया लेते हैं क्या है, ठीक है। तो चलते हैं किसी दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, फिर मैं दूसरे पॉइंट पर चला जाऊंगा। एक मैं चाहता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन डिस्कस करूं आपसे, ठीक है। तो इस बोर्ड पर तो ठीक है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। क्यों क्यों इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ ना, क्योंकि जब अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा लास्ट ईयर का, तो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा कैलकुलेशन आपको लगा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछा हुआ है। इस समय आपके पेपर में जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में लगेगा छोटा, लेकिन ऐसा कैलकुलेशन करवाएगा कि सब कुछ आता हुआ भी आपको लगेगा आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए एक तो आपके पास है फार्मूला, ठीक है, जो कि बैकअप प्लान होता है, ठीक है। ये हमारे लिए सही नहीं है। ये तभी है जब देखिए क्या है, या तो आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे या पेन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप पेन का ज्यादा यूज कर रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप ब्रेन का कम यूज कर रहे हो। और जितना ही पेन का यूज करेंगे उतना ही आप अच्छे स्कोर से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए ब्रेन का यूज हमें करना है, ठीक है। ब्रेन का यूज करना है, पेन का यूज कम करना है, ठीक है। इससे थोड़ा तकलीफ होगा हमें, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद ना आप एक हीरे की तरह निखर जाओगे। तो मैंने बता रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। एक तो नॉर्मल रेशियो का मेथड हमारे पास है, ठीक है। फिर एक जैसे हमारे पास हो गया गोल्डन रेशियो का मेथड है, ठीक है। रेशियो सुना होगा शायद, गोल्डन रेशियो ना सुना हो आपने। कोफिशिएंट कोफिशिएंट मेथड होता है एक, ठीक है। कोफिशिएंट मेथड होता है इंस्टॉलमेंट वगैरह में। आपको मैं बता दूं ना, मोस्ट ऑफ द पीपल वो अच्छा स्कोर भी कर जाते हैं, लेकिन वो ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट और सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है इतनी बात नहीं बता सकते वो लोग, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारे पास ट्री मेथड भी होता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारे पास, ठीक है, कुछ और भी होते हैं, देसी मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग एक एक मैं आपसे ट्री मेथड डिस्कस करना चाहता हूँ, और उसी को लेके मैं गोल्डन रेशियो क्लब कर दूंगा। देखिए क्या होता है ना, सारे मेथड हमको सीखने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा ना, कई बार नंबर इजी रहेगा, कई बार नंबर बहुत टफ होता है। तो जो नंबर टफ होता है उस पे दूसरा मेथड लगता है, और जो नंबर इजी होता है उस पे दूसरा मेथड लगता है। इसलिए सब कुछ सीखना पड़ता है हमको, ठीक है, ताकि हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं कि अब मुझसे कुछ भी पूछोगे इंटरेस्ट से रिलेटेड, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तो आई कैन इजिली सॉल्व, ठीक है। और फिर उससे क्या फायदा होता है कि हमको बहुत पढ़ना नहीं पड़ता है। कि कई लोग होते हैं 8 8 आवर्स 10 10 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, 12 आवर्स तक कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचिए मेंटली वो कितने परेशान है। मैं ज्यादा पढ़ने का रिकमेंड नहीं करता हूँ। 1 घंटा पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक प्रिंसिपल ले लिया, मान लीजिए मैं छोटा छोटा नंबर ले रहा हूँ, 10,000 रुपीज का प्रिंसिपल आपने किसी XYZ बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया 10% पर एनम। इजी नंबर ले रहा हूँ, ड्यूरेशन मैंने ले लिया 2 ईयर्स का, एंड आई हैव टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। बड़ा ही इजी है, आपको शायद आंसर भी पता हो, ठीक है, दैट्स वेरी फाइन, ठीक है। लेकिन इसमें जीपी एपी ये सब का यूज आप कर पाते हो कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो नए ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं।
अब देखिए मैं जैसे ट्री मेथड मुझे लगा ये ईज़ी है एक्सप्लेन करना डेमो में, तो मैं ये 2 इयर्स मैंने लिया तो मैंने ऐसे 2 एरो डिज़ाइन कर लिया, ठीक है? कि ये इस तरीके से है, दिस इज़ फॉर फर्स्ट ईयर एंड दिस इज़ फॉर सेकंड ईयर, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इतना ज़रूर पता होगा कि इसमें इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? मतलब जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट होता है ना, उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है आपको और सिंपल इंटरेस्ट में नहीं मिलता है क्योंकि सिंपल का मतलब ही सिंपल होता है और कंपाउंड का मतलब कंपाउंड होता है, ठीक है? चाहे आप शेयर मार्केट में मनी इन्वेस्ट करते हो, तो भी आपको आइडिया होगा, बैंक में पैसा है तो भी आइडिया होगा, बैंक वाले भी कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही देते हैं आपको, ठीक है? तो अब जो प्रिंसिपल हमारे पास है वो 10,000 मैंने इसे टॉप पे लिख लिया एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो यहाँ पर 10% और यहाँ भी 10% क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल नहीं रहा है, ठीक है? हम बहुत ही बेसिक लेवल का कर रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया कि हम कैसे हैं, ठीक है? और कुछ नहीं है। एक्चुअल चीजें आपको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये जो 10,000 रुपीज़ है इसका जब हम 10% निकालेंगे तो होपफुली आपको आइडिया होगा कि एक ज़ीरो इससे रिड्यूस हो जाएगा और 1,000 रुपीज़ यहाँ पर आएगा एंड सिंपली 10% यहाँ पर भी 1,000। तो ये जो हमने 10-10% का सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है? दैट इज़ सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन 10-10% बोथ ईयर्स के लिए एंड इक्विवेलेंट टू 10 टू द 20%। 20% ऑफ 10,000 2,000 रुपए हो गए। तो ये 1000 मिलाकर इसी को तो हम बोलते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है? अब इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? मैंने बताया मैं तो सिंपल इंटरेस्ट तो पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन आप जो वो सिंपल इंटरेस्ट का जो ब्लैक बॉक्स आप यूज़ करते हो ना, वो सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू पीआरटी, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। अब बताओ आप फार्मूला यूज़ करोगे, तो हर चीज़ फार्मूले में डालोगे, ये चीज़ ऐसे हो रही है, फिर एक्स वक्स मानना शुरू कर दोगे बड़े क्वेश्चन में, फिर तो हो गया आपका, पूरी एनर्जी वहीं पर आपने कर दी। पता लगेगा इंग्लिश का पैसेज आएगा, उसको पढ़ने में ही गला सूख जाएगा। तो ये 10,000 रुपीज से 10-10% से इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया 1,000 रुपीज का एंड दैट इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि आपने सिंपली किया। अब मैं बात कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को किस तरीके से हैंडल करेंगे? आपने कहा कि इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस 1,000 रुपए पर 10% से मुझे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट का रेट क्या है 10%, वही 10% यहाँ लिखा है मैंने और इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, तो इस इंटरेस्ट पर क्योंकि ये फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट पर हमको यहाँ पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस 1000 का 10% करेंगे तो 100 रुपीज यहाँ पे मिलेगा मुझे, ठीक है? तो ये बड़ा सिंपल तरीके से आपने निकाल लिया कि ये पूरा इंटरेस्ट आया, तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1000 1000 एंड 100, सो टोटल दिस इज 2100 रुपीज, ठीक है? ये आपको पहले से शायद पता भी रहा हो, ठीक है? लेकिन मैं आपको जो एक्चुअल चीज अभी है वो बताना चाहता हूँ 3 इयर्स में। ये तो मैंने आपको आइडिया दिया कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसमें इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, ये देखिए इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट आपने 100 रुपीज मिला बैंक से, क्योंकि बैंक का रोल होता है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही आपको इंटरेस्ट दे, ठीक है? अब मैं यहीं पर एक गोल्डन रेशियो की भी बात कर रहा था कि गोल्डन रेशियो क्या है? रेशियो तो सुना होगा, रेशियो शायद आपको पता भी होगा कि सर ये 10 से 11 हो रहा है और 10 से 11 हो रहा है तो 100 से 121 हो रहा है, ठीक है? तो ये देखिए 21 आ रहा है और ये देखिए 21 का मल्टीपल है, क्योंकि ये जो है ना, ये 1000 है ना, तो 1000 का मतलब 100 का मल्टीपल है, तो ये भी 100 का मल्टीपल है, तो आपने, तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है? दिस इज रेशियो, ठीक है? आपको बताया जाता है, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। और ये 11 इसलिए किया क्योंकि आपका पैसा जब बैंक में जाता है तो वो बढ़ता ही है, ठीक है? वो घटता नहीं है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, गोल्डन रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ। गोल्डन रेशियो क्या होता है? देखिए कैसे है, ठीक है? कि ये हमारा फर्स्ट ईयर है, ये हमारा सेकंड ईयर है, ठीक है? इसमें आप देखो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए 1000 इसको मैं ए वेरिएबल लिख रहा हूँ और ये नया वेरिएबल है बी। तो आप देखो यहाँ पर भी ये आ रहा है, यहाँ पर भी ये आ रहा है, ठीक है? दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए। लेकिन सेकंड ईयर में एक नया वेरिएबल बी आया हुआ है। तो ये हो गया 2, ये 2 लिख रहा हूँ और ये 1 लिख रहा हूँ। ये कितने टाइम्स आया है? 2 बार आया है। तो 2 ये नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि 2 लिख रहा हूँ और ये 1 है। तो ये गोल्डन रेशियो हो गया 2 इयर्स का। क्योंकि ये काफ़ी ईज़ी है। अब ये कैसे वर्क करता है, ठीक है? अब यही चीज़ 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स पे करते हैं तब धमाका होता है। तब आपको लगता है हाँ, इन्होंने कुछ बड़ी चीज़ बताई है, ठीक है? जिसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी डाल दूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी, ठीक है? क्योंकि आप अगर बुक से देखे होंगे तो हर एक के लिए एक नया फ़ॉर्मूला लिखा हुआ वहाँ पे। तो ये जो 10,000 है ना, इसका जब मैं 10% निकालूँगा तो आई विल गेट 1000।
और इसका इस 1000 का जब मैं 10% निकालूंगा तो आई विल गेट 100। ठीक है, अब देखो ये जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 इंटू 1000 2000 हो गए, 2000 रुपए, 1 इंटू 100 तो ये टोटल वी आर गेटिंग 2100। यही चीज आपको यहाँ भी मिल रही, यही चीज यहाँ भी मिल रही, यही चीज यहाँ भी मिल रही। तो आप सोचोगे कि जब सब जगह एक ही चीज मिल रहा है तो हम सर इतना मेथड क्यों पढ़े। एक्चुअली में मैंने नंबर बड़ा इजी लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ऐसा नंबर थोड़ी ना आएगा, ऐसा डेसिमल में आएगा कि पूरा दिमाग घूम जाए। इसलिए हमको कई मेथड पढ़ने होंगे जहाँ पे ये भी सीखना पड़ेगा कि कौन से नंबर के लिए मैं कौन सा वाला मेथड अप्लाई करूँ। ठीक है, मैं आपको 3 इयर्स के ट्री मेथड के बारे में डिस्कस करना चाहता था, मेरा मोटिव वही था, तो मैं 3 इयर्स पे चल रहा हूँ। अगर इसी क्वेश्चन में डेटा में सिर्फ इतना कर दिया जाए कि 3 इयर्स के लिए किया जाए तो कैसे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, मेरे पास 10,000 रुपीज था, मैंने 3 इयर्स के लिए किसी बैंक में इन्वेस्ट किया। 10%, 10% एंड 10%। ठीक है, दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर, दिस इज फॉर सेकेंड ईयर एंड दिस इज फॉर थर्ड ईयर। ये हमारे पास सिनेरियो है। नाउ इस 10,000 को अगर मैं 10% से इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 1000 यहाँ पर भी मिलेगा, आपको पता भी होगा ये 1000 है, ये 1000 है। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से आया वो आया 3000 का। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट जो हमारे पास आया वो 3000 का आया यहाँ पर। ठीक है, ये 1000 1000 1000 जो सिंपली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। नाउ माय इंटेंशन इज कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें जब ये आप फार्मूले में लगाते हो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर टी या एन। ठीक है, तो वो पावर ओवर करेंगे ना तो पूरा हमारा दिमाग का पावर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि इस इंटरेस्ट पर, इस 1000 के इंटरेस्ट पर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस 1000 के इंटरेस्ट पर आपको यहाँ भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए, यहाँ भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का डेफिनेशन ही कहता है कि इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इस 1000 का जब हम 10% निकालेंगे तो 100 रुपीज मुझे यहाँ भी मिलेगा, और इसी 1000 का, इसी सर्कल का 100 रुपीज यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा बैंक से। तो इस 1000 पे आपको 100 यहाँ मिला, 100 यहाँ मिला। ठीक है, फिर जब आप आगे चले गए, जब आप आगे प्रोसीड किए तो आपने देखा कि यहाँ भी इंटरेस्ट जनरेट हो चुका है 1000 का। तो इस 1000 पर भी आपको 10% से अगले साल इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि टोटल 3 इयर्स का था, तो 100 से यहाँ भी मिला। लेकिन जब आप आगे प्रोसीड किए एंड यहाँ पर पहुंचे तो आपने देखा इसके आगे कोई ईयर नहीं, तो इसके आगे कोई ईयर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसके आगे कुछ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप सेकेंड रो में आए तो ये 100 आपने देखा, इस 100 पर भी, ये भी तो इंटरेस्ट ही है ना सेकेंड ईयर का, इस पर भी तो थर्ड ईयर से अगर मुझे मिल रहा है नेक्स्ट ईयर, तो 100 का 10% से कितना हो जाएगा, 10। तो ये इतना इंटरेस्ट मिलेगा आपको। अब जाकर के टोटल ये कंप्लीट हुआ। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर तो वी कैन सी वेरी इजीली कि ये 100 1000 1000 1000 3000 100 100 100 3 टाइम्स 300, 100 3 जा 300 और 10 एक्स्ट्रा, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 3310 हमारे पास आया है। ठीक है, अब यही चीज जब आप रेशियो से करते, 10% से करते, तो 10 से ये 11 हो जाता, 10 से ये 11 हो जाता, 10 से ये 11 हो जाता। इसी रेशियो से आपके मनी बढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए। तो आप यहाँ 1000 लिखते और यहाँ 1331 लिखते, 11 का क्यूब। ठीक है, तो ये देखिए एक्स्ट्रा में कितना हुआ, 331 हुआ, ये इसी का मल्टीपल है ना, इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये जो 10 था, ठीक है, सॉरी, ये जो 1000 था, ये 1000 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10,000 हो जाएगा, तो यहाँ भी 10 से करूंगा तो 3310। ये तो रेशियो हो गया। गोल्डन रेशियो की अगर बात करेंगे तो गोल्डन रेशियो देखिए कैसे निकालता है इसका, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ध्यान से समझिएगा, सेम सेम अमाउंट मिला था, 1000 1000 1000, तो मैं इसके लिए लिख रहा हूं यहाँ पर सेम अमाउंट ए, इस तरीके से लिख दिया। फिर देखिए सेकेंड ईयर में एक नया 100 जनरेट हुआ, थर्ड ईयर में 2 बार 100 आया, तो यहाँ पर मैंने बी लिखा एंड यहाँ पर मैंने लिखा 2b। ठीक है, और एक नया वेरिएबल थर्ड ईयर में आया सी, तो ये देखिए 3 ये आया ना, ये ए कितने टाइम्स आया, 3, तो यहाँ 3 रेशियो लगा दिया, ये 2 + 1 3, तो ये भी 3, और ये 1 टाइम्स आया, तो गोल्डन रेशियो इसका 3 3 1 हो गया। तो इसका जो गोल्डन रेशियो हमारे पास है वो 3:1।
इस टाइप से हमको दिख रहा है, ठीक है? तो इस पर भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे हम, तो हमें वही चीज़ मिलेगी, ठीक है? फिलहाल मैं अभी समराइज़ कर रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज़ आई हैव टू टेक सम लेक्चर्स, ठीक है? तो जैसा भी होगा आप लोग मैम से डिस्कस करिएगा, ठीक है? इसमें जो भी लिखा हुआ है ये आपको मतलब इस पे जो भी राइटिंग है या जिस लिंक पर आप गए थे, उसी लिंक से कुछ टाइम के बाद रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल रहेगी। तो आप चाहें तो वो रिकॉर्डिंग बार-बार देख के आप एनालाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? और आपको भी पता होगा कि विदिन 1 आवर्स या 2 आवर्स या अगर मैं 5 आवर्स का भी लूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको आइडिया दे सकूँ, ठीक है? बट काफ़ी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी मुझे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी डिस्कस जैसे मैंने बोल दिया कि इंग्लिश का जो सेक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास किस तरीके से होगा कि एक तो हमारे पास होता है ग्रामर का सेक्शन, ठीक है? ग्रामर का सेक्शन, फिर हमारे पास ऐसे वोकैब का सेक्शन होगा और आरसी और फिलर्स का सेक्शन होगा। ये 3 सेक्शंस में आप डिवाइड करो, आपको 95% से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल वेरी ईज़ी वे में, ठीक है? ग्रामर का सेक्शन आपको आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी। देखिए ये वोकैब है, ये हमको रूट वर्ड से पढ़ना होगा, ठीक है? रूट वर्ड से पढ़ना होगा, रूट वर्ड्स इन द सेंस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे लिख दूँ, मैंने लिख दिया मीज़ोगैमिस्ट, ठीक है? मैंने लिख दिया मीज़ोगाइनिस्ट। बड़ा ही ईज़ी मैंने लिखा है, ठीक है? अगर आपको इनका मीनिंग पता है तो इट्स अ वेरी पॉज़िटिव, ठीक है? लेकिन अगर जैसे नहीं पता है तो हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि अब आप इस स्टेज पे हैं, अब आपको मैं ये तो नहीं बोल सकता कि जाके ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ो, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं जैसे प्रीफिक्स एमआईएस पहले आ रहा है, यहाँ भी एमआईएस पहले आ रहा है। तो बेसिकली इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो फ्रेंच या लैटिन से मिल के बने होते हैं और लैटिन में एमआईएस का मतलब होता है हेट करना। यानी कि एटलीस्ट अगर आपको ये पता है कि एमआईएस का मतलब हेट करना होता है, तो आप एटलीस्ट गेस तो कर सकते हो ना क्या हो रहा है। क्योंकि एटलीस्ट कुछ तो वोकैब आपके पास होनी चाहिए 3000 टू 4000 जो नए होने चाहिए, मतलब जो आप डेली जानते हो उससे अलग हट के होना चाहिए, ठीक है? अब जैसे यहाँ गैमी है, गैमी का मतलब होता है मैरिज, मैरिज होता है ये इसका। तो ऐसा पर्सन जो मैरिज को हेट करे, गायनी है तो गायनिकोलॉजिस्ट आपने नाम सुना होगा। तो ये फीमेल से रिलेटेड है, यानी कि ऐसा पर्सन जो फीमेल से हेट करे। इस तरीके से करके आप रूट वर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब रूट वर्ड्स और ग्रामर, ग्रामर में आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है? आपका एक्टिव पैसिव हो गया, ठीक है? सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये सब सीखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मैं जब ये दोनों सीख जाएँगे ना, तो भी आप आरसी कर पाओगे। आरसी मतलब रीडिंग कम्प्रिहेंशन। अब ये लगेगा कि क्या सर आप भी बोलते हो, रीडिंग कम्प्रिहेंशन तो मैं बिना पढ़े कर लेता हूँ, मैं 15 साल से अंग्रेजी ही तो पढ़ रहा हूँ, ठीक है? देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आई एम एट द हॉस्पिटल, आई एम एट द हॉस्पिटल और मैंने लिखा आई एम इन द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल, ठीक है? तो हो सकता हो आपको एक सेंटेंस सही लगे, ये गलत लगे या ऐसा लग रहा हो कि सर इन द हॉस्पिटल लिखा है तो अस्पताल के अंदर है, ठीक है? और एट द हॉस्पिटल लगा है तो इसके बगल में है। ऐसा भी लगा आपको लग सकता है, ठीक है? तो यही तो हमारे पास प्रॉब्लम है ना कि इंग्लिश में हमको लगता है ना कि हमको आता है इतना, ठीक है? और हमेशा प्रिपरेशन सबसे खराब सिचुएशन के लिए करते हैं। तो आई कैन एक्सप्लेन कि ये जो आई एम इन द हॉस्पिटल है ना, इसका जब आप आरसी करोगे रीडिंग कम्प्रिहेंशन तो इसका मतलब है आप बीमार हैं, ठीक है? इसलिए हॉस्पिटल के अंदर है। और आई एम एट द हॉस्पिटल का मतलब हो गया कि आप बीमार नहीं हैं। आप रिलेटिव भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप नर्स हो सकते हैं, इसलिए हॉस्पिटल के अंदर है। और ये इसके बगल में नहीं है, ये भी अंदर ही है, ठीक है? तो यही छोटा-सा फ़र्क होता है जो हम आरसी में गलती करके आते हैं, लाइक कि 3 क्वेश्चन सही किया, 2 क्वेश्चन रॉन्ग है या 4 क्वेश्चन सही किया, 1 क्वेश्चन रॉन्ग है। तो जहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन सही करने हैं, वहाँ पे आप 1-2 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, ठीक है? तो इस तरीके से इस ऐसे लोगों को तो कभी भी अच्छा स्कोर नहीं मिलता है, ठीक है? तो इस तरीके से है, काफ़ी चीज़ें आपसे हैं, रीजनिंग में भी मुझे डिस्कस करना था, ठीक है? बट राइट नाउ आई एम क्लोजिंग द सेशन, ठीक है? आपको मैं एक लाइन में कह सकता हूँ, आपको मैंने वो चीज़ अभी नहीं बताई है, जो चीज़ हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो इट टेक्स सम टाइम, ठीक है ना? मॉडरेट बैच में अगर आप बेसिक एक बार ये सब छोटी-छोटी चीज़ें सीख लो, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ये सब, तो अगर आप मॉडरेट बैच में हो, तो आप पेपर एटलीस्ट आप अनएम्प्लॉयड तो नहीं रहोगे, ठीक है? यू विल गेट सम जॉब। दिस इज़ द पॉइंट। सो आई एम क्लोजिंग द सेशन एंड होपफुली यू गाइस एन्जॉयड द सेशन, ठीक है?
ये पीडीएफ्स भी मिल जाते हैं आप लोगों को, ठीक है? तो मैं पीडीएफ बोलूँगा मैम से, वो आपसे शेयर करेंगी, ठीक है? तो आई एम क्लोजिंग द सेशन। थैंक यू ऑल।